बल तथा दाब। कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। आप बता सकते हैं कि हम कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदलती है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोलरक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 11.1। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण, उठना, खेलना बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए ज्ञात करें। चित्र ए में गोल को बचाते हुए, बी में हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, सी वाले चित्र में क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। क्रियाकलाप 11.1। सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचानना। क्रमांक संख्या स्थिति का वर्णन। कार्य धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण अभिकर्षण में। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाने के लिए धक्का देना, खींचना, उठाना अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों होता है। दरवाजे को खोलना या बंद करना, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, फुटबॉल की खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, किसी मेज की दराज को खोलना। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक को अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गतिशील गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगाने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। मैंने क्लास 6 में पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं। यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण है। बल अनोन्य के कारण लगते हैं।
मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, चित्र 11.2 क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, चित्र 11.2 अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए चित्र 11.2 कार के पीछे खड़ा एक आदमी, चित्र 11.2 भी एक आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ कर दिया है कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। चित्र 11.3 कौन किसे धकेल रहा है? चित्र 11.3 में कौन किसे खींच रही है? धक्का देती हुई प्रतीत होती है, जबकि चित्र 11.3 में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार चित्र 11.3 में गाय तथा कौन किसे खींच रहा है? चित्र 11.3 में आदमी, दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। बलों की खोज बीन, आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 11.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब आपने किसी मित्र से कहिए कि बॉक्स को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4 क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसके विपरीत दिशा में धकेले। चित्र 11.4 में क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? चित्र ए और बी में दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए, चित्र ए वाले में एक ही दिशा में, बी वाले में विपरीत दिशा में धक्का देते हुए। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती हैं। चित्र 11.5 दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी चित्र में दिखाया गया है, यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं, रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3 बी में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इसी प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हम उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? सामान्य रूप से
रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनके प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 11.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। चित्र 11.6। क्या गेंद गति में आ जाती है। गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है, यह बढ़ती या घटती है। अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है। गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या यह बढ़ती है या घटती है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा। चित्र में 11.6 में विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनाल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोले की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल ली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा। चित्र 11.7। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। लगातार धक्का देने पर टायर की चाल बढ़ जाती है। टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। चित्र 11.7 में दिखाया गया है। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करें। क्रियाकलाप 11.4। एक गेंद लीजिए तथा इस क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। चित्र 11.8 है। अब चित्र 11.8b में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। चित्र ए और बी में ए वाले में चित्र 11.8 के किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा बी वाले में दिखाई गई है। अब और कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में वॉलीबॉल बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। इन सभी उदाहरणों में बल लगाने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था किसी वस्तु की उसकी चाल तथा गति की दिशा से की जाती है।
विराम अवस्था को विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति अवस्थाएं हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्रियाकलाप 11.5 सारणी 11.2 के स्तंभ 1 में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तु में गति नहीं कर सकती। सारणी के स्तंभ 2 में वे विधियां सुझाई गई हैं जिनमें प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, जबकि स्तंभ 3 इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जितनी स्थितियों में संभव हो बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इस प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अपने परीक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 तथा 5 में नोट कीजिए। सारणी 11.2 वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन। स्थिति का वर्णन, बल कैसे लगाएं, चित्र, बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा हाथ से नीचे की ओर दबाने पर गति में परिवर्तन होता है तो हाँ या नहीं? इसमें गति में परिवर्तन होता नहीं, आटे में तो नहीं, आकृति में परिवर्तन होता है हाँ। साइकिल की गति पर लगी कमान, गद्दी पर बैठने से एक हुक या दीवार में लगी कील से लटकता रबड़ का छल्ला एक भार लटका कर या इसे स्वतंत्र रूप सिरे को खींचकर दो ईंटों के बीच रखी प्लास्टिक या धातु का पैमाना स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। सारणी 11.2 परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। संपर्क बल, पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7th में आपने पढ़ा कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े
फैलते एवं सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं? पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। चित्र 11.9 में दिखाए गए हैं पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। घर्षण बल। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये सभी धीरे धीरे धीमी होती हैं और अंत में रुक जाती हैं। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय के बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेलना बंद कर देने पर कुछ देर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभव को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद कर देने पर नाव को रोक देता है और घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 12 में प्राप्त करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 12 वाले अध्याय में आपको घर्षण मिलेगा। आप यह अवश्य है कि किसी वस्तु पर बल लगाने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाएं। और संपर्क बल। चुंबकीय बल। क्रियाकलाप 11.6। क्षण चुंबक का एक युग्म लीजिए। चित्र 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बोतलों रोलर पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बोलने पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे के संपर्क न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। चित्र 11.10। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। चित्र 11.10 में दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव दिखाया गया है। ये चित्र में दिखाए गए अनुभव चुंबकीय बल। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक के समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने पर वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल आवश्यक ही कार्य कर रहा है? क्लास 6 में आपने सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल
क्रियाकलाप 11.7 प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे पर लटकाइए। चित्र 11.11। अब स्ट्रा के दूसरे टुकड़ों को अपने हाथों में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़ों एक दूसरे को संपर्क न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरों को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? देखिए ये चित्र में, और ये कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रा दूसरे स्ट्रा को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रा भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह उसके प्रतिकर्षण करता है। कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रा स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याय 15 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल, केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगती है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दाब। आपने क्लास 7 में पढ़ा कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती हैं। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 11.12। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? लकड़ी के तख्ते में कील का ठोकना चित्र 11.12 में है। सब्जियों को किसी कुंठित ब्लंट चाकू या तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटना का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े की गोल
लपेट कर क्यों रखते हैं। चित्र 11.13 इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तथा उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। भारी बोझ को ले जाते हुए कुली चित्र 11.13 में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजन में क्षेत्रफल हर में है, इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। किल की नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होता है? क्या द्रव तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब क्रियाकलाप 11.8 पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। चित्र 11.14 अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ की शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? ये पाइप हो गई। पाइप में पानी उड़ेलने के बाद ये आपको चित्र 11 किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्रियाकलाप 11.9 प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदुपेय सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदों के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदों के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघलने मोम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे। चित्र 11.15 द्रव बर्तन की दीवार पर दाब डालता है। ये द्रव बर्तन जो है दीवार पर दाब डालता है, नहीं बल्कि पार्श्व में दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवार पर भी दबाव डालता है? आइए इसकी और अधिक छानबीन करें। क्रियाकलाप 11.10 प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। चित्र 11.16 अब बोतल को
पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराख से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूसरी दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं? ये चित्र में बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। चित्र 11.16 में दिखाई। क्या गैसें भी दबाव डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवार पर दाब डालती हैं? आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोड़ों या सुराखों से मैंने पानी के फुब्बारों का बाहर आते देखा है। क्या यह पानी द्वारा पाइपों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है? हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या ये परीक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दबाव डालती हैं। वायुमंडल दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस प्रकार वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडल दाब के बराबर होता है। चित्र में दिखाया गया है। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। ये चित्र 11.17 में दिखाया गया है। लेकिन वायुमंडल दाब है कितना? आइए इसके परिणाम के बारे में विचार करें। क्रियाकलाप 11.11। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक चूसक यानी सॉकर लीजिए। यह रबड़ की एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। चित्र 11.18। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? ये पृष्ठ पर दबाए हुए रबड़ का चूसक। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप अथवा पृष्ठ के बीच का अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडल दाब लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडल दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडल दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडल दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? यदि 15 × 15 सेंटीमीटर एक क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। चित्र 11.19। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। ये सिर पर रखे हुए आपके सिर पर वायुमंडल का दाब चित्र 11.19
19 में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वान गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने का एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींच कर अलग करने के लिए लगाए गए। चित्र 11.20 वायु दाब पर बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। चित्र 11.20 में अर्धगोले को खींचते हुए घोड़े। प्रमुख शब्द में वायुमंडल दाब है, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व, चुंबकत्व, अभिकर्षण, अपकर्षण। अभिकर्षण मीन्स खींचना, अपकर्षण मीन्स धक्का देना। आपने सीखा क्या? बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु के चालों में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तनों का अर्थ है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं तथा द्रव तथा गैसों बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं। हम चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अभ्यास प्रश्न 2 पेज हैं बिल्कुल। इसके बाद आपको मिला विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप और परियोजनाएं। सूखे रेत का लगभग 10 सेंटीमीटर मोटाई की तथा 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक क्यारी बनाइए। सुनिश्चित कीजिए कि इसकी ऊपरी पृष्ठ समतल हो। लकड़ी या प्लास्टिक का एक स्टूल लीजिए। ग्राफ पेपर से 1 सेंटीमीटर चौड़ी 2 पट्टियां काटिए। स्टूल की किसी भी टांग पर एक पट्टी को निचले सिरे पर तथा दूसरी पट्टी को ऊपरी के सिरे पर चिपकाइए। अब धीरे से स्टूल को रेत की क्यारी पर इस प्रकार रखिए कि इसकी टांग रेत पर टिकी रहे। यदि आवश्यकता हो तो रेत की क्यारी के साइज को बढ़ा दीजिए। अभी स्टूल की सीट पर एक बोझ जैसे किताबें से भरे स्कूल का बस्ता रखिए। ग्राफ पेपर पर रेत के तल का चिन्ह लगाइए। इससे आपको ज्ञात होगा कि स्टूल के टांग रेत में कितनी गहराई तक धंसी है। अब स्टूल को उल्टा कीजिए जिससे कि इसकी सीट रेत की क्यारी पर टिके। स्टूल अब जिस गहराई तक धंसा है उसे नोट कीजिए। अब फिर से उस पर बोझ को स्टूल पर रखिए जो आपने पहली बार रखा था। नोट कीजिए कि स्टूल कितनी गहराई तक रेत में धंसा। दोनों स्थितियों में स्टूल द्वारा लगाए गए दाब की तुलना कीजिए। एक गिलास लीजिए और इसे पानी से भरिए। गिलास के मुंह को पोस्ट कार्ड जैसे एक मोटे कार्ड से ढकिए। एक हाथ से गिलास को पकड़िए तथा दूसरे हाथ से कार्ड को इसके मुंह पर दाब कर रखिए। कार्ड को हाथ से दबाते हुए गिलास को उल्टा कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि गिलास ऊर्ध्वाधर रहे। कार्ड पर लगाए हुए हाथ को धीरे से हटाइए। आप क्या देखते हैं? क्या कार्ड नीचे गिरता है और पानी बिखर जाता है? थोड़े अभ्यास के पश्चात आप देखेंगे कि कार्ड को सहारा देने वाले हाथ को हटा लेने पर भी कार्ड गिरता नहीं है और यह पानी को गिलास में रोक के रखता है। इस क्रियाकलाप को कार्ड के स्थान पर कपड़े का प्रयोग करने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 11.21 में देखिए कपड़े का प्रयोग किया गया है। विभिन्न साइज अथवा आकृति के 4 से 5 प्लास्टिक की बोतलें लीजिए। चित्र 11.22 में दर्शाए अनुसार इन्हें कांच या रबड़ की ट्यूब के छोटे टुकड़ों से जोड़िए। इस व्यवस्था को एक
समतल सतह पर रखिए। अब किसी भी एक बोतल में पानी डालिए। देखिए कि जिस बोतल में पानी डाला गया है वह पहले भरती है या सभी बोतलें साथ साथ भरती हैं। सभी बोतलों में पानी के तल को समय समय पर नोट कीजिए। अपने परीक्षणों की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। चित्र 11.22 में दिखाया गया है। 11.22 में ये परीक्षण करके देख